Hello students, welcome again. This is second part of class 11th physics chapter 2 units and measurement. इसमें अपन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट और उनकी टेक्निक्स और उसमें जो एरर्स क्रिएट होते हैं उनकी बात करेंगे। तो पहले लेते हैं अपन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ ये टॉपिक लेते हैं अपन कि वी आर फेमिलियर विथ मैनी वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्योंकि आप देखो लेंथ को आप कई तरह से नापते हैं, आप इंच टेप वगैरह लेते हैं, आप कहीं पर एक बड़ा सा फीता लेके आप नाप लेते हैं, कहीं पर आप इस रॉड की हेल्प से नाप लेते हैं, बट दे हैव द लिमिटेड रेंज ओनली। बट अगर साइंस में आपको नापना जहाँ पर बहुत लंबी डिस्टेंसेस होती है और जहाँ पर जो कि प्लैनेट्स के बीच में है और बहुत बारीक डिस्टेंस होती है जो कि आप देखते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होती है, तो उनके लिए आपको कुछ स्पेशल और साइंटिफिक मेथड्स की नीड होती है। अब मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस यानी प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है। आप एक बार विचार कीजिए, क्या प्लैनेट्स के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहाँ पर बड़े से कोई रस्सी या फिर बड़े से फीते को लेके नापते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है और इम्पोर्टेंट मेथड भी है कि एन इम्पोर्टेंट मेथड टू मेजर सच अ वेरी लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गौर से समझिएगा, मैथ्स पर बेस्ड है। देन व्हाट इज़ पैरेलैक्स, लेट्स अंडरस्टैंड। अब अपन समझते हैं कि पैरेलैक्स क्या है। कि व्हेन यू होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड अ वॉल एंड लुक एट द पेंसिल फर्स्ट थ्रू योर लेफ्ट आई ए closing the right eye and then look at the pencil through your right eye closing the left eye। यानी आप अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़िए और पेंसिल पकड़ते वक्त पीछे बैकग्राउंड में आप कोई दीवार है आपके, तो आप उस पेंसिल को दो तरीके से देखिए। पहले आप लेफ़्ट आई को बंद करके राइट आई से देखिए और दूसरी बार राइट आई को बंद करके लेफ़्ट आई से देखिए। आपको लगेगा कि वो जो पॉइंट जहाँ पर आपकी आंखें ठहरती है वो शिफ्ट हो जाता है। यू वुड नोटिस दैट द पोजिशन ऑफ द पेंसिल सीम्स टू चेंज, यानी वो पॉइंट शिफ्ट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन द वॉल एंड दिस इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स। और यही पैरेलैक्स है, जहाँ पर अपने को उस विजुअल पॉइंट की शिफ्टिंग महसूस होती है, उसको अपन पैरेलैक्स बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। और ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुई उसको आप बेसिस बोलते हैं। इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द आइज। और बेसिस कौन सा है? क्योंकि आप जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए आप इस एग्जाम्पल में आप कहाँ से देख रहे थे? आप अपनी आँखों से देख रहे थे। जब लेफ्ट आई को क्लोज किया आपने तो राइट आई आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, और जब आपने राइट आई को क्लोज किया तो लेफ्ट आई आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी बेसिस क्या था? डिस्टेंस बिटवीन आइज। अब अपन समझते हैं इसी एग्जाम्पल को। आप बिल्कुल अब यूँ समझिए कि वो जो लेफ़्ट आई और राइट आई जो है वो अपने अर्थ के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ से अपन प्लेनेट को देख रहे हैं, और जो पेंसिल के पीछे बैकग्राउंड में आपका वॉल के ऊपर जो पॉइंट था वो प्लेनेट है। इसी को समझते हैं अपन कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट है अर्थ के ऊपर, और जो एस है वो है प्लेनेट। कि लेट एस बी अ प्लेनेट एंड ए एंड बी आर द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द अर्थ एट अ डिस्टेंस बी। और दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? बी। बी क्या है यहाँ पर? बेसिस है। थीटा इज़ द एंगल कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। थीटा क्या है? कि जो दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने जो लाइन ऑफ साइट ड्रॉ की है, जो कि एक बार ए एस थी दूसरी बार वो बी एस है, उनके बीच में एंगल थीटा होता है, उसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड द अर्थ। देखिए आप पॉइंट ए से नापिए चाहे पॉइंट बी से नापिए, डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ आपने पहले ही सपोज कर रखा है। देन बिकॉज बी स्मॉल बी इज़ वेरी लेस देन डी, क्योंकि आपने अर्थ के ऊपर जिन दो जगह से उस जो अर्थ के ऊपर जो आपके दो पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उनके बीच के डिस्टेंस जो है वो प्लेनेट से अर्थ के बीच के डिस्टेंस से बहुत कम है। वेरी लेस मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपका थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो उस केस में आपका थीटा वेरी स्मॉल हो गया, क्योंकि देखिए जब बी बहुत स्मॉल होगा तो ए और बी जो दोनों पॉइंट है वो एक दूसरे की बिल्कुल नियरर आ जाएंगे, और इतना नियरर आ जाएंगे कि थीटा विल बी वेरी स्मॉल। तो बी कैन बी कंसिडर्ड एज द आर्क ऑफ द सर्किल। और वो इतना स्मॉल होगा कि उस कंडीशन में ये आपकी जो ए बी स्ट्रेट लाइन है उसको आप एज ए आर्क कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब डिस्टेंस बहुत छोटी होती है तो आर्क और स्ट्रेट लाइन को अपन बहुत ही छोटी, इतनी बारीक, तो उस वक्त अपन आर्क को एज ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन को एज ए आर्क सपोज कर सकते हैं। अब वो आर्क बन गया, उस आर्क का सेंटर कौन हो गया? एस, और उसकी रेडियस कितनी होगी? डी। तब आप जानते ही हैं कि डी निकाल रहे हैं अपन। डी क्या निकाल रहे हैं? रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है आर्क अपॉन एंगल। आपने कहीं रिलेशन पढ़ा होगा, और रिलेशन इंपॉर्टेंट भी है कि आर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। तो वहाँ उसको यूज़ किया अपन ने, तब अपने को रेडियस जो मिला है दैट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ आर्क। आर्क नहीं होगी, बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क है बी, और अपॉन में एंगल थीटा।
यूजिंग बी एंड डी। अब देखिए बी और जो थीटा है उन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बी दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको मालूम है, और जो थीटा है वो दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल है, जो कि आप किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से आप नाप सकते हो। तो दोनों वैल्यू आपने रखी और आपने डी निकाल दिया, यानी प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस आपने निकालनी बगैर प्लेनेट पर गए। अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ प्लेनेट। अब ये तो प्रीवियस आर्टिकल में अपन ने पढ़ा डिस्टेंस, परंतु मान लीजिए प्लेनेट की साइज बताना है, ये कौन सा प्लेनेट अर्थ के मुकाबले बड़ा है या छोटा है, तो उसका क्या टेक्निक होगी। उसकी टेक्निक इसके बिल्कुल सिमिलर है कि जब आपने डी निकाल दिया, यानी डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ, हैविंग डी वी कैन नाउ फाइंड साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लेनेट एंड लेट अल्फा बी द एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट। यानी ध्यान रखिए आप, एंगुलर साइज का मतलब हो गया कि द एंगल सबटेंडेड बाय डी ऑन द अर्थ। डी का मतलब क्या है, डायमीटर। उस प्लेनेट का जो डायमीटर है उसके दोनों एंड से अर्थ के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया गया है वो एंगल है आपका अल्फा। यानी केस बिल्कुल सिमिलर है। वहाँ पर प्रीवियस आर्टिकल में आप देखिए दोनों पॉइंट जो थे वो अर्थ पे थे और एंगल कहाँ बन रहा था, प्लेनेट के ऊपर। अब इस बार क्या हो रहा है कि दोनों जो पॉइंट ए और बी हैं वो प्लेनेट के डायमीटर के एंड्स हो गए और एंगल बन रहा है अर्थ के ऊपर। जस्ट अपोजिट फिनोमिना हो रहा है बट है सिमिलर। Here d is the diameter of planet, then by relation 1 आप प्रीवियस रिलेशन देखिए, नंबर 1 में आपने लिखा है d इज इक्वल्स टू बी बाई थीटा, तो वहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, बी बाई डी। अब थीटा वहाँ एंगल प्रीवियसली अलग था, इस बार हमने एंगल लिया अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू डी बाई बी बाई डी। अब जो ये डी और स्मॉल डी का मतलब आप समझ लीजिए कि कन्फ्यूजन नहीं हो कि स्मॉल डी जो है वो डायमीटर है और कैपिटल डी है वो डिस्टेंस है। हैंस स्मॉल डी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू कैपिटल डी, और स्मॉल डी क्या है, प्लेनेट का डायमीटर। और किसी भी प्लेनेट का अगर आपको डायमीटर मिल गया तो आपने उसकी साइज को गैस कर लिया। अल्फा इज द एंगल कैन बी मेजर्ड फ्रॉम सम लोकेशन ऑन द अर्थ यूजिंग अ टेलीस्कोप, और आपने किसी टेलीस्कोप को यूज़ करके अल्फा निकाल दिया। ये होता है पैरेलैक्स मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनता है। अब देखिए जब बड़ी डिस्टेंस की बात होगी तो अब बहुत छोटी डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है कि मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा यूँ देखा जाए थ्योरेटिकल टॉपिक ज़्यादा है, जिसमें हो सकता है आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम आए क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स कम है। तो इसको समझने के लिए अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही लेते हैं कि टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक द दैट ऑफ इन द मॉलिक्यूल, जो कि 10⁻⁸ मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर की रेंज तक होता है, वी हैव टू अडेप्ट स्पेशल मेथड। और वो जो स्पेशल मेथड जो है उनका अलग अलग नेम होता है, और यहाँ पर कई कई ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। उन ऑपरेटर्स के नाम है जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम, टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ये सब जो मॉलिक्यूलर साइज़ को निकालने के लिए काम में आता है। परंतु मॉलिक्यूलर साइज़ में एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। और यहाँ पर इस पूरे टॉपिक के अंदर ये जो आप लास्ट तक पढ़ेंगे उसमें ओलिक एसिड का एक एग्जाम्पल आपको समझाया गया है, पूरा थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है। आप कोशिश कीजिए इसको समझने का। मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ। रेंज ऑफ लेंथ्स, यानी जो लेंथ्स अपने निकाला उनकी रेंज क्या है, यानी लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पर फिनिश होती है। तो देखिए रेंज हमेशा शुरुआत से लेके लास्ट तक, यानी कि बहुत छोटी यूनिट से लेके बहुत बड़ी यूनिट तक चलते हैं। तो लेंथ हैज ए वाइड रेंज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻14 मीटर। 10⁻⁻14 देखो पावर जितनी माइनस में होगी वो वैल्यू उतनी छोटी होगी। 10⁻⁻14 ऑफ टाइनी न्यूक्लियस टू द साइज ऑफ द ऑर्डर 10⁻26 मीटर ऑफ द एक्सटेंड ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो कि पूरे यूनिवर्स की साइज है 10⁻26 मीटर तक, यानी -14 से लेके प्लस के 26 ये रेंज हो गई। अब इस रेंज में कुछ अलग अलग जो लेंथ्स है उनका काम आता है। उन लेंथ्स को आप देखिए, कुछ यूनिट्स है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, याद रखिएगा। 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रम एंड 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट जिसको AU, जो कि बहुत बड़ी डिस्टेंस नापने में काम आता है, वो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। दो और इससे भी बड़ी यानी एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट से भी बड़ी यूनिट्स होती हैं जिसको बोलते हैं लाइट ईयर एंड पारसेक। तो दोनों की वैल्यूज़ आप देख लीजिए कि सबसे लंबी यूनिट जो है अल्टीमेटली आपको मिल गई पारसेक, दैट इज़ 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें अपन ने लेंथ की बात कर ली, तो अब अपन बात करते हैं मास की, कि मेजरमेंट ऑफ मास को कैसे नापा जाता है। द ऐसे यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, and in case of atoms and molecules there is an important standard unit of mass that is called unified atomic mass unit। यानी कि ये ध्यान रखिए कि जो बड़ी जो मेजरेबल यूनिट्स होती हैं, जो बड़ी जो क्वांटिटी है उनके लिए किलोग्राम, बट जो बहुत स्मॉल है, बहुत बारीक है, बहुत टाइनी साइज़ की होती है, उनके लिए जो यूनिट काम आती है वो होती है AMU, जिसको अभी
जो करंट फिजिक्स में उसको ओनली स्मॉल यू बोलते हैं। अब स्मॉल यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए कि वो एक कार्बन 12 जो आइसोटोप है उस एटम का 1/12 मास होता है, यानी 12वां हिस्सा, इंक्लूडिंग द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी इंक्लूडेड है, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए नॉर्मल मास का 3 तरह के मास है, तीनों का मेजरमेंट की 3 टेक्निक्स आप देखिए। नॉर्मल मास को अपन कैसे मेजर करते हैं, यूजिंग अ बैलेंस, दैट इज इन द ग्रॉसरी शॉप। आप किराने की दुकान पर जाते हैं तो जहाँ पर छोटा मोटा जैसे आप 1 किलो आपने शुगर ले ली, 2 किलो ले ली, तो वो जो नापने का तरीका है वो नॉर्मल मास का है। परंतु जो हैवी मास है उनको नापने का जो तरीका होता है वो न्यूटन के ग्रेविटेशनल मेथड में, जो कि अपन इस 11th फिजिक्स में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। और जो वेरी स्मॉल साइजेज जो कि एटम्स की होती है उनके लिए होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोप। ये एक टेक्निक है जिसकी डिटेल में स्टडी आप हायर फिजिक्स में करेंगे। अब देखिए रेंज ऑफ मासेज। अब जैसे कि अपन ने प्रीवियस आर्टिकल में रेंज ऑफ लेंथ पढ़ा था, अब अपन रेंज ऑफ मास पढ़ते हैं कि मास सबसे कम किस वैल्यू का होता है, हाईएस्ट किस वैल्यू का होता है। इट हैव अ वेरी वाइड रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइनी मास ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻30 kg of an electron to the huge mass of about 10⁻55 kg of the known universe। और यूनिवर्स का जो वजन है वो 10⁻55 kg तक का है। तो ये रेंज हो गई मास की। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम। अब टाइम जो है उसका मेजरमेंट, टाइम का मेजरमेंट आप देखते हैं कि आपके घर में लगी हुई जो वॉचेज हैं, जो कि नॉर्मली रिस्ट वॉच हैं, जो स्टॉप वॉच हैं, जो वॉल के दीवार के ऊपर जो वॉच लगी है, वो सारा मेजर करने में नॉर्मली काम में लेते हैं। बट जो साइंटिफिक मेथड है और जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है IST, उसका मेजरमेंट किस वॉच से किया जाता है, और वो वॉच जो बेस्ड है उसको बोलते हैं अपन सीजियम एटॉमिक क्लॉक। इट वर्क्स ऑन द वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम इन लेबोरेटरी कंडीशंस। यानी कि सीजियम 133 एलिमेंट जो है वो पड़ा है वहाँ पर IST जो मेजरमेंट में दिल्ली में इसकी लेबोरेटरी है, तो वहाँ पर उसके वाइब्रेशन को बहुत मतलब लाखों में जब वाइब्रेशन होते हैं तब जाके 1 सेकेंड कंसिडर होता है। अब तीनों मेजरमेंट के बाद अब दिमाग में आता है कि जब अपन मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के लिए कई उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स को जब अपन काम में लेते हैं तो अपने को कई बार एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है, कई बार अपने एरर्स आते हैं। बट अब अपन पहले समझते हैं 2 टर्म्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर है? देखिए इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करते हैं, यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट in any experiment, accuracy and precision are 2 terms associated with the experiment। यानी कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रिसीजन और एक्यूरेसी 2 टर्म्स आपके सामने बार बार आती हैं। तो दोनों का अपन पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो पहले देखिए बात करते हैं अपन एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है उससे आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी नियरर है, कितनी नज़दीक है, उसको अपन एक्यूरेसी बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका वजन बॉडी का 70 kg है, तो आप अलग अलग जगह पर अलग अलग जो तोलने की जो मशीनें हैं उनके ऊपर नापोगे और देखोगे कि 70 kg के नियरर वैल्यू जितनी आएगी तो आप बोलोगे ये मशीन इतनी ही एक्यूरेट है। अब सेकेंड टर्म आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन का क्या है? इट टेल्स अस ऑफ व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। यानी प्रिसीजन का मतलब हो गया कि वो उस क्वांटिटी को कितना रिजोल्यूशन से और कितनी लिमिट तक नापता है। इसका मतलब हो समझिए आप, जैसा कि मान लो आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उसका वज़न 1.313 kg है और आप उसको लेके किसी दुकानदार के पास चले गए, तो दुकानदार आपको 1 kg 2 kg के हिसाब से वो तो कह देगा कि 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो प्रिसीजन का मैटर आता है। यानी कि आपका जो एपरेटस है जिसको आप यूज़ कर रहे हो वो कितना एफिशिएंट है, वो कितनी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक उसको मेजर करता है, तो वो होता है प्रिसीजन। लेट अस डिफ्रेंशिएट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं अपन कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है। देखिए इन अ मेजरमेंट द ट्रू वैल्यू ऑफ मास इज़ 3.98 kg। एक कोई मेजरमेंट है उसमें मास की ट्रू वैल्यू 3.98 kg है। आप बैलेंस यूज़ करते हैं और उसका रेजोल्यूशन है 0.1 kg। ध्यान रखिए रेजोल्यूशन का समझ जाइए, यानी कि वो डेसिमल के बाद में एक प्लेस तक मेजर करता है। जैसे 2.1 kg मेजर करना है तो वो कर लेगा, 3.9 करना है तो वो कर लेगा, परंतु जब 3.92 करना है तो वो 3.9 ही दिखाएगा या फिर सीधा 4 दिखाएगा, यानी डेसिमल के बाद एक प्लेस तक दिखाता है। इट इज़ फाउंड टू बी 3.7 kg। अब आपका एक्चुअल वजन था 3.98 और आपको उस मशीन ने दिखाया 3.7 kg। वाइल एन अनदर एक्सपेरिमेंट, अब आपने एक अनदर एक्सपेरिमेंट किया, डिवाइस अलग काम में ली, उसका रेजोल्यूशन जो है वो 0.01 kg है, यानी वो डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस तक काउंट कर लेता है। तब आपका जो वैल्यू आई है वो 3.59 kg आई है। अब देखिए आप प्रीवियसली जो मेजर किया उसमें डेसिमल के बाद में एक ही प्लेस अवेलेबल था, यहाँ मेजरमेंट में डेसिमल के बाद में आपको 2 प्लेस अवेलेबल हो गई, यानी प्रिसीजन आपका तगड़ा है, परंतु वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर चलेगी। इसका मतलब हो गया देन वी मस्ट से इन एग्जाम्पल फर्स्ट
मोर एक्यूरेट, क्योंकि 3.98 के बहुत नियर आप 3.7 पे पहुंच गए थे, बट लेस प्रिसाइज। अब बात करते हैं अपन सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में क्या हो गया कि लेस एक्यूरेट, क्योंकि वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, देखिए आपकी वैल्यू आ रही है 3.59, एक्यूरेसी तो लेस है बट मोर प्रिसाइज, यानी उसने डेसिमल के बाद आपको ज़्यादा प्लेस तक वैल्यू को एक्चुअली दिया है। ये थोड़ा सा बीच में आपके लिए जो कहते हैं कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स है, कई बच्चे इससे घबराते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा बीच में आपके लिए स्लोगन डाल दिया गया है। अब जब एपरेटस काम में लेते हैं तो कई बार अपने को मेजरमेंट के दौरान एक्सपेरिमेंट करते वक्त एरर्स का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, एवरी एक्सपेरिमेंट इज अप्रॉक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट। जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट आपके अप्रॉक्सीमेट आते हैं, एग्जैक्ट कभी नहीं आते, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट आए इसका मतलब इस दौरान आपने कई एरर्स का सामना किया है। अब वो जो एरर्स हैं उनको ब्रॉडली आप दो टाइप से डिवाइड करते हैं, पहला है सिस्टमैटिक एरर्स और दूसरा है आपका रैंडम एरर्स। तो आइए दोनों की बात करते हैं इस टेबल के थ्रू। सिस्टमैटिक एरर्स का मतलब क्या हो गया, दोज एरर्स दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि एक जगह आपको लेंथ का मेजर करना था जो 3.4 मीटर थी, अब आपने मशीन को एपरेटस को पे काम में लिया और बार बार मेजर किया तो 3.5 आ रहा, कभी 3.6 आ रहा, कभी 3.7 आ रहा, यानी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए। या फिर आपने वैल्यू ऐसी मिली कि आपको 3.1 या 3.0 या फिर 2.9 जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी या तो हमेशा प्लस में वैल्यूज मिलेगी या फिर माइनस में। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। दिस टाइप ऑफ एरर आर, अब देखो ये एरर्स किस वजह से होते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, और तीसरा इसका कारण होता है पर्सनल एरर्स। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का मतलब हो गया कि जो मशीन, जो इंस्ट्रूमेंट आप उस वैल्यू को नापने में काम में ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई एरर आ गया हो। दूसरा इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो उसमें एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, जो भी प्रोसीजर आपने लगाया है वो हो सकता है कि उस प्रोसीजर में कोई गड़बड़ हो गई हो। और तीसरा होता है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स का मतलब हो गया कि जिस इंसान ने वो परफॉर्म कर रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से कोई एरर हो गया हो, यानी उसका समझने में दिक्कत हो, वो बायस्ड हो गया हो। तो इस तरह से ये सिस्टमेटिक एरर्स तीन तरह से क्रिएट होता है। दीज एरर्स कैन बी रिमूव, यानी वैसे रिमूव शब्द लिखा है मैंने, बट ध्यान रखिए कि रिमूव कंप्लीटली नहीं कर सकते, अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। कि एरर्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग इम्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब देखो तीनों के लिए एक एक आ गया, तीन कारण थे, तीनों के लिए एक एक यहाँ पर तीन रिजोल्यूशन दे दिए, तीन सॉल्यूशन दे दिए। एक तो इम्प्रूव टेक्निक और दूसरा है सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट अच्छे काम में लीजिए, एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। तो ये आपके सिस्टमेटिक एरर्स जो है अपन कम कर सकते हैं। दूसरा रैंडम एरर्स। रैंडम का मतलब होता है अपनी इच्छा से, दोज एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली एंड रैंडमली, जो मतलब इरेगुलर, उनमें रेगुलरिटी नहीं है, कभी प्लस में कभी माइनस में कैसे भी आ जाते हैं, तो उनको रैंडम एरर्स बोलते हैं। अब रैंडम एरर्स के बाद में अगला एक टाइप का है लीस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर को समझने के लिए पहले आप लिस्ट काउंट का मतलब समझिए। लिस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। आप देखिए प्रीवियस एग्जांपल में अपन ने जो थोड़ी देर पहले देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था कि अपन ने डिवाइस से नापा और डिवाइस को नापने का 0.1 जो उसका रेजोल्यूशन था वो 0.1 kg है, तो इसका लिस्ट जो काउंट है 0.1 का रहेगा, यानी डेसिमल के बाद में एक प्लेस। अब इस लिस्ट काउंट को समझने के लिए यहाँ पर भी आपको एक दो एग्जांपल दिए कि वर्नियर कैलिपर्स, जो कि बहुत छोटी डिस्टेंस नापने में काम में आने वाला एक एपरेटस है। वर्नियर कैलिपर्स हैज़ द लिस्ट काउंट एज 0.01 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक ये नाप लेता है। और इससे भी छोटी डिस्टेंस को नापने के लिए काम में आता है, उसको बोलते हैं स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर हैज लिस्ट काउंट एज 0.001 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक ये नाप लेता है। इट अकर्स विद बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर, और लिस्ट काउंट जो एरर है वो कि सिस्टमेटिक या फिर रैंडम एरर, दोनों में से किसी तरह का एरर हो सकता है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू।